लोग एक जेई मेन पैटर्न पे बेस्ड एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं और ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। तो अगर आपको ये टेस्ट ट्राई करना है या ऐसे और भी टाइप के टेस्ट मतलब ऐसे और टेस्ट देने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस टेस्ट के पीडीएफ का भी और ऐसे बाकी टेस्ट का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो जब जेई मेन बहुत ही करीब होता है, 1 डेढ़ महीने से कम का समय रहता है, तो आपको ऐसे टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए जो कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मॉडिफाइड वर्जन हो, क्योंकि जेई मेन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करके पूछता है। 99% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। तो आपको ब्लॉक को नीचे जाने से रोकना है, ठीक है, और कम से कम फोर्स लगाना है ऊपर की दिशा में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये नीचे जाने का जस्ट ये ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये ऑन द वर्ज, क्योंकि आपने ऊपर वाला फोर्स लगा के इसको जस्ट इनफ फोर्स लगाया ताकि ये नीचे जाने से बचा रहे, यानी दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउनवर्ड। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो इस डायरेक्शन में वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में, क्योंकि मूविंग डाउन से आपको रोकना है, तो इस डायरेक्शन में ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन है बेसिकली, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा ऊपर लगेगा और मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यानी एफ लिमिटिंग लगेगा। इस तरफ आपका एम जी साइन थीटा, इस तरफ पी भी लग रहा है और इस तरफ 3 न्यूटन भी लग रहा है, ठीक है। ओके, इसके अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द इंक्लाइन फोर्स नहीं लगेगा। याद रखना है तो इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन में भी क्या है, जीरो है। तो इस पे मूव डाउनवर्ड से रोकने के लिए आपको मिनिमम पी लगाना है। तो कम से कम फोर्स ऊपर लगा रहे हो मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लिप करने का, और टेंडेंसी है डाउनवर्ड स्लिप करने का मैक्सिमम, तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लेके जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सीलरेशन जीरो करो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो 3 प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू पी प्लस एफ लिमिटिंग, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, मास है 10, तो 100 साइन साइन थीटा कितना है, साइन 45, तो 100/√2 इज इक्वल टू पी प्लस एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी एम जी। नॉर्मल की वैल्यू निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर दो इंक्लाइन फोर्सेस ड्रॉ करोगे, तो एन और एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा सॉरी, ठीक है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एफ लिमिटिंग हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू की वैल्यू 0.6, एम जी तो 100 है, कॉस थीटा मतलब 1/√2, तो पी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 प्लस 100/√2, 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, रिस्क नहीं लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 0.4, तो 28 प्लस 3 31.28। तो एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट किया है तो कैलकुलेटर से, तो ये इसके नियरेस्ट आंसर क्या है यहाँ पे 32। आपको बस यही रियलाइज करना है, नीचे जाने से रोकने के लिए मतलब नीचे जाने से प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम फोर्स ऊपर की तरफ। तो मिनिमम मतलब नीचे जाने का मैक्सिमम टेंडेंसी, और नीचे जाने का मैक्सिमम टेंडेंसी मतलब ऊपर की दिशा में, यानी अप द इंक्लाइन मैक्सिमम लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अ ब्लॉक ऑफ मास 3.9 kg इज एट रेस्ट एट द एज ऑफ ए टेबल जिसका हाइट है 1 मीटर। अ बुलेट ऑफ 0.1 किलोग्राम कोलाइड्स विद द ब्लॉक एंड स्टिक्स टू इट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इतना इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट बिफोर द कोलिजन, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक्स द फ्लोर। ओके, ओके, तो कंबाइंड सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, देयर इज नो रोटेशनल मोशन एंड लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज नेग्लिजिबल। ओके, ओके, आफ्टर द कोलिजन मतलब देखो ड्यूरिंग द कोलिजन तो आपको पता है हीट उट जनरेट होगा, उसकी बात नहीं कर रहे। आफ्टर द कोलिजन मतलब आपको और कोई जो लॉस हो सकता है जैसे एयर रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, या जिस टेबल पे ब्लॉक चल रहा है उस टेबल पे फ्रिक्शन वगैरह, वो सबको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, उस सेंस में। ओके, वैसे एज पे है तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो प्रोबब्ली फ्रिक्शन विक्शन की बात कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहे होंगे। ओके,
तो ब्लॉक का मास 3.9 है, तो ब्लॉक 3.9 kg का है, और उस पर बुलेट हिट कर रहा 0.1 kg का, तो बुलेट 0.1 kg का हिट कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम है। जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट और ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, तो मास हो गया 4 kg, और इसका वेलोसिटी क्या है पहले वो पता कर लेते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है सिस्टम का, इसका तो जीरो है, इसका 0.1 इंटू 20, और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू हाफ मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट और ब्लॉक जो है एक साथ आगे बढ़ रहे होंगे हाफ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन याद रखना ये ऑन द एज ऑफ टेबल था। एज ऑफ टेबल था मतलब कुछ ऐसा, ये टेबल है और यहाँ पे मान लो मैं थोड़ा गलत बनाया हूँ टेबल, ये टेबल है और यहाँ पे ब्लॉक था, ठीक है। तो बुलेट टकराया तो ब्लॉक अब नीचे गिरेगा, है ना। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है ब्लॉक के पास ऐसा सिचुएशन है, ये वी से चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम जगह रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा गैप क्रिएट किया ताकि आपको समझाना आसान हो मुझे, है ना। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। तो इसको एच हाइट गिरने के बाद ये जब यहाँ पहुँचेगा कहीं, तो इसका हॉरिजॉन्टल तो वी ही रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा √2/2gh, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पीड अगर देखे तो ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट, तो स्पीड हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा उसको वी डैश बोल रहा हूँ, वो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट। तो हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए क्योंकि हमें एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी करने के लिए हाफ इंटू मास कर दो, मास कितना था 4 kg सिस्टम का, तो हाफ एम हाफ इंटू 4 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो वी डैश स्क्वायर इसके बराबर था, हाफ एम इधर मल्टीप्लाई की तो इधर भी हाफ एम, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू को पता है, वी था हाफ तो वी स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस 2g, हाइट कितना हाइट था ये 1 मीटर, तो 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये हाफ प्लस 40, तो ये 40.5 हो जाएगा। तो 40.5 मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इतना। ओके, द मास ऑफ द प्लैनेट इज इतना टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो जो वेट का फॉर्मूला होता है, वेट होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी, और एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट हो जाएगा इतना, जहाँ पे एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम है मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अब वेट का रेशियो अर्थ पे और किसी दूसरे प्लैनेट पे दिया हुआ है इतना, तो वेट का रेशियो ऑन अर्थ और दूसरे प्लैनेट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये रेशियो आपको दिया हुआ है 25/9, ठीक है। ओके, अब आपको पता है वेट मतलब ये वाली चीज़, अब ये वाली चीज़ दोनों केस में सेम रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट को दोनों प्लैनेट्स मतलब अर्थ पे और दूसरे प्लैनेट पे सेम ऑब्जेक्ट का वेट नाप रहे हम लोग या मेजर करें, तो ये दोनों जगह सेम रहेगा, ये दोनों जगह सेम रहेगा, तो इसी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, वैसे मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट वाला चीज़ नीचे है तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका है, क्योंकि आप जी और एम ले भी ले, जी इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो दोनों प्लैनेट्स पे सेम ही है, सेम ही ऑब्जेक्ट को मेजर करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये किया, ठीक है। ओके, अब मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ प्लैनेट 1/9 है, मास ऑफ अर्थ इज 1/9, उसे मास ऑफ प्लैनेट इज 1/9, तो दिस इज 1/9 ऑफ दिस, तो मास ऑफ अर्थ जो होगा 9 टाइम्स होगा, तो ये वाली चीज़ तो इतना हो गई। रेडियस ऑफ प्लैनेट, इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो वही तो पता करना है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ हो गया आपका 25/9, तो 9 इधर आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 5/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 5r/9, 5r/9 यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में two materials having coefficient of thermal conductivity 2k and k and thickness d and 2d respectively are joined to form a slab as shown in the figure. Okay, the temperatures of the two surfaces are, okay, इस surface का और इस surface का temperature दे दिया, ठीक है, और थीटा 2 बड़ा है मतलब इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा।
द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस का टेम्परेचर मान लेते थीटा है, ठीक है। तो याद रखना हीट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो अगर इस वाले स्लैब में आप हीट करंट देखो, तो चलो मैं यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। इस वाले स्लैब में हीट करंट अगर I1 है, इस वाले स्लैब में हीट करंट अगर I2 है, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट में तो I1 इक्वल टू I2 होना चाहिए। स्टेडी स्टेट मतलब जैसे इस इंटरफेस का टेम्परेचर टाइम का चेंज नहीं हो रहा हो, तभी तो टेम्परेचर पूछा है इसका। और जो भी आप ऑप्शन चूज करोगे वो ऑफकोर्स टाइम का चेंज नहीं होगा। सपोज ये ऑप्शन सही है मान लेते हैं, तो ये टाइम का चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ऑफकोर्स ये स्टेडी स्टेट होगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में इसका मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, तो I1 इक्वल टू I2 होना चाहिए, ठीक है। ये कलर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो I1 इक्वल टू I2 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे I1, तो इस ब्लॉक में जो करंट फ्लो हो रहा होगा इसका K, जो कि 2K है, K इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, KA टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 2 और थीटा का डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितना है D। दिस शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले के लिए K की वैल्यू है K, क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का सेम है। आप काटोगे इसको और इसको काटोगे तो जो एरिया दिखेगा वो सेम दिखेगा, ठीक है। KA, इसका K था K, इसका एरिया भी A सेम जो यहाँ पे लिए, इंटू यहाँ का टेम्परेचर थीटा, यहाँ का थीटा 1, तो थीटा माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय ये यहाँ से यहाँ के बीच का सेपरेशन 2D, है ना। KA डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, के ए डी, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया, तो 4θ2 माइनस 4θ इक्वल टू थीटा माइनस θ1, ठीक है। तो मुझे जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 4θ2 प्लस θ1, तो थीटा हो जाएगा 10/5, तो 4θ2/5 प्लस θ1/5 यानी ऑप्शन डी। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है मुझसे, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कॉन्सेप्चुअल एरर कम होने का चांस है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तभी मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 rods of identical cross section and length are made of 3 different materials of thermal conductivity K1, K2, K3, ठीक है, तीनों सीरीज में। ओके, वन एंड ऑफ द लॉन्ग रॉड इज मेंटेन एट 100 एंड द अदर एंड 0, ठीक है, लेफ्ट 100 में राइट। इफ द जॉइंट्स ऑफ द रॉड्स आर एट 70, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 70 है, यहाँ पे 30 है, एंड लो लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस, बेसिकली जो भी हीट करंट है ऐसे फ्लो हो रहा है अलॉन्ग द सरफेस, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो है ना कर्व्ड सरफेस, उसके परपेंडिकुलर कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 ठीक है। तो आप वही करोगे, इसका करंट इसका करंट इसका करंट क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। तो इसमें करंट कितना होगा, K1 इंटू लेंथ सबका सेम है, तो K A बाय लेंथ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, 100 और 70 का डिफरेंस 30, ठीक है। वैसे K2 A बाय L, 70 और 30 का डिफरेंस 40, K3 A बाय L सबके लिए सेम रहेगा, और 30 और 0 का डिफरेंस 30, ठीक है। तो 3K1 इक्वल टू 4K2 इक्वल टू 3K3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जा रहा है, अगर मैं K1/K2 पूछूँ तो K1/K2 हो जाएगा 4/3, और K1/K3 पूछूँ तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। 3K1 इक्वल टू 3K3 है, मतलब K1/K3 1 है ना। तो K1/K2 4/3 और K1/K3 1, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अ बैलून कैरीज अ टोटल लोड ऑफ 200 किलोग्राम एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब प्रेशर की वैल्यू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन, है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में जो वेट कैरी कर रहा था वो था 200 kg, टोटल वेट कैरीड बाय द बैलून इतना है, ठीक है ना। व्हाट लोड विद द बैलून कैरी एट ए हाइट, जहाँ पे प्रेशर हो गया 45 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एंड टेम्परेचर इतना, ठीक है। सेकंड केस में प्रेशर है 45 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और टेम्परेचर है दिस इंटू 273 मतलब 250, ठीक है। अजूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब बैलून का वॉल्यूम दोनों केस में सेम मानना है। अब इसके पीछे का जो फिजिक्स है वो ये है कि जो बैलून है और उसमें जो भी वेट लगा हुआ है, ठीक है, इस पूरे चीज़ में अगर एक्सटर्नल फोर्स देखे तो एक तो बायंसी हो जाएगा सराउंडिंग एयर के कारण, बायंसी ड्यू टू एयर, बैलून के अंदर का एयर नहीं सराउंडिंग एयर, और इसका टोटल का वेट, ठीक है ना। तो बायंसी ड्यू टू एयर जो होगा सराउंडिंग एयर के कारण जो बैलून पे अब थ्रस्ट लग रहा है दैट इज इक्वल टू द वेट, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक है ना। अब जो बायंसी होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बैलून इंटू जी,
ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ जो भी है ये, जिसके ऊपर बायनेंसी फोर्स लग रहा है उसका वॉल्यूम इंटू वही वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इंटू जी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि अगर आप इसका रेशियो लो तो फर्स्ट केस में ये होगा और सेकेंड केस में ये डेंसिटी ऑफ एयर इन सेकेंड केस, और बलून का वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों केस में सेम बोला गया, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल, ये वाला फैक्टर कैंसिल। अज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब बलून का वॉल्यूम दोनों केस में सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया W1/W2 इक्वल डेंसिटी ऑफ एयर इन द फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर इन द सेकेंड केस। मैं एयर लिखना बंद कर रहा हूँ, है ना। एयर मतलब बैलून के अंदर वाला एयर नहीं, बैलून के बाहर जो एयर है वही ना आप थ्रस्ट लगाता है। ठीक है, अब जो डेंसिटी होता है आपको पीवी इक्वल टू, या चलो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी। तो अजूमिंग कि एयर क्या है, आइडियल गैस है, तो पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी। ठीक है ना। अब चाहे हम लोग नीचे वाले हाइट पे रहे या ऊपर वाले हाइट पे रहे, दोनों केस में एम नॉट तो वही रहेगा, आर वही रहेगा। तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय टेम्परेचर। तो डेंसिटी इन द फर्स्ट केस हो जाएगा P1/T1 के प्रोपोर्शनल, और यहाँ P2/T2, तो रेशियो लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गायब हो जाएगा, तो इतना आया। तो बेसिकली आपके पास आया P1/P2 इंटू T2/T1। ठीक है, P1/P2, P1 है 76 सेंटीमीटर, दोनों सेम यूनिट में डायरेक्ट लिख दो, 76/45 इंटू T2/T1 250/300 मतलब 5/6। ठीक है, यहाँ 5 नमा है ना, तो 76 डिवाइडेड बाय 54। ठीक है ना, तो W1/W2 इतना हो गया। ओके, अब हम लोग से पूछा है W2 की वैल्यू, तो W2 की वैल्यू हो जाएगी 54/76 इंटू W1। ठीक है, तो 54/76 इंटू W1 जो कि 200 किलो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, W1 की वैल्यू पुट करो 200 किलो, तो 142.1 किलोग्राम, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 2 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर इफ द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, ओके, डेल्टा वी बाई वी दे दिया इतना, द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन विल बी। ठीक है, तो बेसिकली आपसे बल्क मॉडुलस पूछा है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस हो जाएगा उस पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर, डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बल्क मॉडुलस में, डेल्टा वी बाय वी। तो बस ये वैल्यू यूज़ करना है। अब प्रेशर, अब 2 किलोमीटर डेप्थ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रोजी एच। ठीक है, आप ये लिखना चाहते हैं तो ये लिखो। अब कोई कोई लोग रोजी एच भी लिख सकते हैं, चलो देखते हैं, दोनों से अलग अलग आएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब डेल्टा वी बाई वी क्या है, 1.96%, यानी 1.96/100। ठीक है ना। अब पी नॉट होता है 10⁵ पास्कल, रो डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁵, इंटू जी इंटू एच, हाइट कितना है, हाइट है आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, डिवाइड बाय 1.96 इंटू 100। ठीक है, अब ये वाला टर्म को देखते हैं, तो ये वाला टर्म में 10⁵ है, और साथ में क्या है, 3 3 6 एक साथ, 2 × 10⁻⁷। अब देखो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये वाला अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा। तो मैटर नहीं करता, इतना ज़्यादा डेप्थ है ना कि एटमॉस्फेयर प्रेशर को आप कंसिडर करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रो जी एच। देखो ना, दो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दो ज़्यादा है इसका, है ना। इसको आप लिखोगे इससे 100 गुना 200 गुना ज़्यादा है बेसिकली, दिस इज 200 टाइम्स ऑफ दिस, दिख रहा है ना। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको यही लिख दो, तो बेसिकली रो जी एच भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 1.96 इंटू 100। तो जी की वैल्यू 9.8 लेना है। ठीक है, मैं जी की वैल्यू 10 ले लिया था, या 9.8 लेना है, तो 9.8 इंटू 2 1.96, तो ये 1.96 है बेसिकली। हाँ, तो एक्जैक्टली 1 आ जाएगा, 9, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन एरर था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 एंड 1.04 एटीएम। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, 1 एटीएम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। अब बबल है तो स्फेरिकल शेप होगा, तो रेडियस का रेशियो का क्यूब, क्योंकि
4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, वॉल्यूम है ना, तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा इतना। अब जो रेडियस है, आपको पता है जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर क्या होता है बबल के लिए, 2s/4s/r, ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू इतनी होती है, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय एक्सेस प्रेशर, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू, अब दोनों बबल सेम मटेरियल से बना हुआ है तो एस की वैल्यू सेम है दोनों केस में, तो जो भी एक्सेस प्रेशर है रेडियस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेस प्रेशर इन द सेकंड बबल, एक्सेस प्रेशर इन द फर्स्ट बबल का क्यूब, क्योंकि रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R1/R2 डेल्टा P2 डेल्टा P1। अब एक्सेस प्रेशर इन द सेकंड केस में एक्सेस प्रेशर कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, 1 atm होता है ना एटमोसफियर प्रेशर, तो उससे एक्स्ट्रा कितना है 0.04, और फर्स्ट केस में 0.01, इसका क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौको 64, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 में अ स्मॉल स्पीकर डिलीवर्स 2 watt ऑफ ऑडियो आउटपुट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर विल वन डिटेक्ट 120 डेसिबल, ठीक है, तो जो मेजरमेंट मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन डेसिबल, वही लाउडनेस जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो लाउडनेस का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 10 log बेस 10, मतलब लाउडनेस आई नहीं लिखना चाहिए तो इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, एक को इंटेंसिटी बोल दिया लोग, एक्चुअली में लाउडनेस है, लेकिन ठीक है, चलो मैं अभी के लिए ऐसे लिखता हूँ, लाउडनेस की वैल्यू होती है 10 log 10 I/I0, ठीक है, तो यहाँ आई नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे बोल देते हैं हम लोग, जस्ट लाइक बाजार जाते हैं तो वेट और मास को सेम मान लेते हैं ना, वैसा, ठीक है ना, बात करते समय, ठीक है। अब इंटेंसिटी लिखते हैं, इंटेंसिटी हो जाएगा पावर पर यूनिट एरिया, तो ये I0 की वैल्यू दी गई है 10⁻⁻12, रेफरेंस मतलब यही, ठीक है ना, तो वैल्यू लिखते हैं, ये लाउडनेस इन डेसिबल होता है 10 log 10, इंटेंसिटी पहले निकाल लेते हैं, तो इंटेंसिटी होता है पावर बाय एरिया। अब इसको पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, स्मॉल स्पीकर बोले हैं मतलब पॉइंट सोर्स मान लो, तो पॉइंट सोर्स के लिए पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो पावर एट एनी पॉइंट हो जाता है P/4πr², ठीक है ना, तो P/4πr², तो कितनी दूर पे पूछा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस, आर ही पूछा गया, ठीक है ना, तो पहले आई निकाल लेते हैं, तो आई डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 इक्वल टू लाउडनेस, अब लाउडनेस कितना बोला गया था 120, तो 10 से ये कट गया, तो बेसिकली आई क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस 10 है तो 10⁻12 इक्वल टू आई बाय इतना, तो आई बाय इतना 10⁻12 है, मतलब आई की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू आपको 1 चाहिए, अब यहाँ पुट कर दो आई की वैल्यू 1 इक्वल टू पावर बाय 4πr², तो यहाँ से आर मिल जाएगा आपको 2/4π का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स, हाँ ये तो सही है, क्यों, क्योंकि जैसे ये कोई गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, जैसे यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 से बड़ा है, तो नेगेटिव फ्लक्स आएगा इसका, ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम, हाँ सिमेट्री आपको पता है हर फेस के थ्रू सेम होगा, तो Q/6 ये स्टेटमेंट भी सही है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज, ठीक है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, नो नेट चार्ज है तो फ्लक्स तो जीरो ही होगा, ठीक है, क्योंकि गॉसियन सबको पता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, नो नेट चार्ज है तो जीरो ही होगा, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। When electric field is parallel to a Gaussian surface, it provides a finite non-zero flux. When electric field is parallel to a Gaussian surface, ये तो गलत है, ये तो जीरो फ्लक्स होता है ना, जैसे ये कोई गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके पैरेलल है तो एरिया वेक्टर के तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो, तो ए बी सी सही है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में अ बॉय पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg विथ ए फोर्स इतना ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो यही नेट फोर्स हो गया, ठीक है, नॉर्मल एम तो कैंसिल करेगा, तो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बस यही फोर्स है। इफ़ द बॉक्स वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो कितना मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा 10 सेकंड के बाद, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाला फोर्स इतना है, तो एक्स एक्सिस वाला एक्सेलेरेशन हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला फोर्स का कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय मास, यानी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर,
बस एक्स के लॉन्ग निकालना है। तो हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, 100/2 750 मीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 कोलाइड्स विद अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड फोर्स कांस्टेंट इतना, द लेंथ ऑफ द कंप्रेस स्प्रिंग। तो अब कंप्रेस स्प्रिंग जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेस स्प्रिंग का लेंथ बता रहा होगा, ठीक है ना, इज इतना, क्योंकि अगर कंप्रेशन के दौरान पूछेगा तो लेंथ चेंज होता रहेगा, है ना। तो जब मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होगा स्प्रिंग तब उसका लेंथ कितना है, एक्स मीटर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ आप। तो ब्लॉक का मास है 4 kg, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और स्प्रिंग इनिशियली क्या है, नेचुरल लेंथ में है। और फाइनली स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेस स्टेट पे होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेस स्टेट पे होगा तो ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला स्टेट है, इस केस में ब्लॉक रेस्ट पे होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे बस पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के वैल्यू 100 है, इंटू जो भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ होगा एक्स। अब ये एक्स अलग अलग है तो उसमें अब कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं इसका नाम डिफॉर्मेशन स्क्वायर डी रख देता हूँ, ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो डी की वैल्यू 2 आ गया। मतलब कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितने का है, 2 मीटर का है। अब ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग का 10 मीटर था, कंप्रेशन अगर 2 का हुआ है तो फाइनल लेंथ कितना होगा, 8 मीटर। अगर 10 में 2 कंप्रेस करेंगे तभी तो 8 होगा, तो फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो एक्स मतलब फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पूछा गया था, तो वो क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया, 8 मीटर, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में two ions having same mass have charge in the ratio 1:2, they are projected normally in a uniform magnetic field with their speed इतना, ठीक है। तो द तो नॉर्मली फेंके तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर, तो रेडियस होता है एम बी बाय क्यू बी, ठीक है। अब मास और चार्ज, मास हैविंग सेम मास, मास सेम है, चार्ज का रेशियो दिया, तो मास दोनों केस में सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंके है। तो यानी जब रेशियो लेंगे तो बस ये दोनों ही रेलेवेंट फैक्टर रहेगा, स्पीड और चार्ज, ठीक है ना। तो रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो चार वेलोसिटी स्पीड का रेशियो और क्यू का इन्वर्स रेशियो, क्योंकि क्यू नीचे है। अब स्पीड का रेशियो आपको बोला गया है, चार्ज का रेशियो सॉरी बोला गया है, टू आयंस हैविंग द सेम मास हैव चार्ज इन द रेशियो 1:2, तो Q1/Q2 1/2 है, तो Q2/Q1 2/1, और स्पीड का रेशियो है 2:5, तो ये हो जाएगा 4/5, तो रेडियस का रेशियो 4/5। 14th में द करेंट एट टाइम t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी आर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि t इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो इंडक्टर को रिप्लेस कर दो आप ऐसे, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ प्लेन वायर। बेसिकली आप ऐसे सोचो, आपको अजीब लग रहा है तो मैं कैसे सोच रहा हूँ, तो सिंपल है। जस्ट जब ये सर्किट ऑन नहीं किए थे तब इसमें करंट कितना है, जीरो। तो जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन द सर्किट भी करंट इसमें इंडक्टर वाले पोर्शन में क्या रहेगा, जीरो, ठीक है ना। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। ओपन मतलब ब्रेक है, मतलब इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस, बेसिकली इंडक्टर का रेजिस्टेंस आप इन्फाइनाइट मान लो, और बाद में आप इन्फिनिट टाइम के बाद इंडक्टर जो है प्लेन वायर से बिहेव करेगा, मतलब रेजिस्टेंस जीरो मान लो, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ, ये इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस का, इसमें कोई करंट जाना ही नहीं, तो इस पार्ट को भूल जाओ, बनाओ ही मत, तो इसको बनाओगे ही नहीं, तो 5 5 10 10, 5 10 बैटरी, इधर भी 5 10। तो टी इक्वल टू जीरो पे तो ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से जो भी करंट जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड मतलब सिमेट्रिक है, तो यहाँ आई जाएगा, तो यहाँ भी आई, तो यहाँ कितना जा रहा होगा, 2 आई, ठीक है। अब लूप लॉ लगा के आप निकाल सकते हो आई वगैरह वैल्यू, है ना, या सिंपली ये 10 और 5 सीरीज में है, तो 15 15 15 15 पैरेलल में, ठीक है ना। तो आप इतना नहीं करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 और 10 सीरीज में हो गए, ठीक है, क्योंकि इस वाले पार्ट में करंट नहीं है, तो उसको मिटा दो, 5 और 10 सीरीज में, तो 15 15 15 और 15, देखो बैटरी के अक्रॉस दोनों तो 7, तो बेसिकली दिस इज 7.5, 15/2 यानी 7.5। तो जो करंट फ्लो हो रहा है, अरे हम्म, तो जो करंट फ्लो हो रहा है
वो हो जाएगा E/7.5 यानी 2E/15। ठीक है ना, 2E/15। शुरू में 2E/15, 2E/15 वाला एक ही ऑप्शन है तो यही होना चाहिए। ठीक है, फाइनली भी चेक कर लेते हैं अगर आपको थोड़ा डाउट हुआ तो फाइनली देखते हैं। तो इसको पहले रब कर लेते हैं। तो t=इन्फिनिटी पे ये प्लेन वायर ऐसा बिहेव करेगा। प्लेन वायर ऐसा मतलब क्या, 5 10, 5 10, और ये प्लेन वायर है। तो t=इन्फिनिटी पे इंडक्टर के बदले आप प्लेन वायर डाल दो यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, तो अगर प्लेन वायर है मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया है तो मैं बेसिकली इसको उठा के यहाँ रख दूंगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप रीड्रॉ कर सकते हो ऐसा, ये पॉइंट को उठा के, जॉइंट है ना यहाँ पे। ठीक है ना, बेसिकली ये इधर से ऐसे जॉइंट हो गया और इधर से भी जॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो ये और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये 5 का इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब 5 के इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा इस 5 के भी वही है। तो ये दोनों 5 पैरेलल में होंगे, वैसे ये दोनों 10 भी पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अब दोनों 5 पैरेलल में हैं तो 2.5, और ये दोनों 10 भी पैरेलल में है। तो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये 2.5। ठीक है, उसको उठा के यहाँ रख दो, वैसे ये दोनों 10 भी पैरेलल में है। तो दोनों 10 पैरेलल में है मतलब 5। ठीक है ना, तो अब जो करंट फ्लो हो रहा होगा इसका नाम आई रख देते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, E/7.5। तो फिर से तो वही आया, यानी 2E/15। ठीक है ना। बेसिकली आपको याद रखना है कि इन्फिनाइट टाइम के बाद देखो क्या होता है। इन्फिनाइट टाइम के बाद तो करंट अब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, है ना। करंट अपना पीक वैल्यू पहुंच चुका होगा। तो करंट अगर टाइम का चेंज नहीं हो रहा है तो LdI/dt, अगर करंट टाइम का चेंज नहीं हो रहा है तो ये वाला चीज़ जीरो हो जाएगा। यानी इंडक्टर के ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, कोई पोटेंशियल, भले करंट फ्लो हो रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब प्लेन वायर ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, और t=0 के जस्ट पहले तो सर्किट ऑफ है, मतलब करंट जीरो है, तो t= जस्ट बाद भी करंट जीरो ही रहेगा। तो करंट जीरो रखना है इसमें, तो यानी ओपन सर्किट है। ठीक है, 15th में द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 64, द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी। ठीक है, तो म्यू निकाल लेते हैं। तो म्यू आपका होता है आपका म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। अब रिलेटिव परमिबिलिटी बोला है 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू है। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी बोला है 64, तो हो जाएगा 8। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अब स्पीड ऑफ लाइट होता है, सॉरी क्या कर दिया मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम होता है c/म्यू। तो c की वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, तो 30/8 मतलब 8×3 = 24, मतलब 4 से जस्ट कम। तो ऐसा कुछ × 10⁻⁷। हाँ, तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप विथ ट्यूब लेंथ ऑफ 48 सेंटीमीटर इज 5, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको पता है FO/FE मैग्नीफाइंग पावर के बराबर होता है, तो FO = 5 FE। ठीक है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और आपको यही पता है ट्यूब लेंथ क्या होता है, FO+FE, जो कि है 48। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो 5:1 में तोड़ना है ना। तो FO आपका हो जाएगा 40 और FE हो जाएगा 8। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ये 5 टाइम्स ऑफ 8 40 हो जाएगा, और 40 + 8 48। हाँ, तो सही है। तो आपको पूछा गया था फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यानी FE यानी 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में अ पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्टेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर, एनालाइजर मतलब सेकंड वाला पोलराइजर जो होता है, मतलब है दोनों पोलराइजर ही। फर्स्ट पोलराइजर का नाम पोलराइजर बोल रहे, सेकंड वाले को एनालाइजर। ठीक है, सेकंड कमिंग आउट ऑफ द सेकंड पोलराइजर इज 25% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। ओके, तो ओरिजिनल इंटेंसिटी मतलब, ओके अब कुछ नहीं बोला गया है, मतलब ओरिजिनली तो आपके पास क्या बोलेंगे, अनपोलराइज लाइट है ऑफ इंटेंसिटी I0। तो पहले पोलराइजर से पास होने के बाद इंटेंसिटी आपको पता है आधी हो जाती है, और दूसरे पोलराइजर से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी है 25% ऑफ ओरिजिनल, इसका 25% मतलब I0/4। ठीक है, तो I0/4 देखो इसका कितना गुना है, तो जो इस पोलराइजर में इंसिडेंट हुआ है I0/2 उसका हाफ है। तो ये होना चाहिए cos² थीटा के बराबर, क्योंकि माइनस लॉ से
पोलराइज लाइट जब किसी पोलराइजर से पास होती है, तो अनपोलराइज लाइट है, ये तो पोलराइज लाइट है ना। तो पोलराइज लाइट जब किसी पोलराइजर से पास होती है, तो जो पास्ट मतलब जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा इन दोनों के पास है किसी बीच का एंगल, तो कॉस थीटा 45 हो गया, मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ओके, आपको बोला कि अब थीटा 45 है। अब सुनो, आगे सुनो। अज्यूमिंग दैट द पोलराइजर डज नॉट, ठीक है तो हमेशा मान ही लेते हैं, द एंगल बाय विच द एनालाइजर नीड टू बी रोटेटेड, तो इसको फर्दर कितना सा रोटेट करे टू रिड्यूस द आउटपुट इंटेंसिटी जीरो, तो आप चाहते हो आउटपुट वाला जीरो आए। ठीक है, अब आउटपुट वाला जीरो आए मतलब क्या हो गया, इसके और इसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90, तभी तो आउटपुट क्या आएगा जीरो। यहाँ आई नॉट है, एन पोलराइज लाइट है, इससे पास होगा तो आई नॉट बाई टू, लेकिन इसका पोलराइजेशन एक्सिस ऐसा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाई के लॉन्ग है, लेकिन ये तो ऐसा है, तो वाई वाला पास होने नहीं देगा, तो फाइनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो अब ऑलरेडी ये 45 डिग्री पे था, इनके बीच का एंगल 45 डिग्री था, अब एंगल 90 डिग्री है, तो इसको कितना रोटेट किया होंगे, इसको रोटेट करना होगा 45, ऑलरेडी 45 पे, और 45 रोटेट करेंगे तो कितना फर्दर रोटेट करना पड़ेगा 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 3, हैविंग रेडियस इतना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो बस रेडियस से मतलब है हमें। ठीक है, आपको पता है जो ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, वही आप डी ब्रॉगली से प्रूव कर सकते हो आसानी से, है ना, डी ब्रॉगली रिलेशन बेसिकली यहीं से आएगा। तो आपको बोला गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा हो जाएगा 2 पाई आर बाय एन, तो 2 पाई आर रेडियस है 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये 3 चौक 0.4, 0.8 पाई के आसपास, तो कैलकुलेट करें तो 2.4, हाँ 2.4 के आसपास मतलब यही होगा। ठीक है, ये 3 है, 3.14, 3.1 और 3 ऑलमोस्ट कैंसिल, तो 12 दूनी 24, थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 2.6, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में, अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई विच मूव अवे विथ वेलोसिटीज इन द रेशियो 8:64, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके, अब रेडियस पूछा है, ठीक है ना, रेडियस का रेशियो पूछा है। आपको पता है जो पहले आप मास का रेशियो निकालो, तो आपको पता है मोमेंटम कंजर्वेशन से m1v1 इक्वल टू m2v2 होना चाहिए, तो मास ऑफ टू न्यूक्लियाई का रेशियो हो जाएगा v2/v1। अब v1 और v2 दिया हुआ 8/64, तो 64/8 यानी 8, तो मास का रेशियो तो हो गया 8। ठीक है ना, अब मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास होता है वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो हर न्यूक्लियाई का दुनिया में सेम है, तो डेंसिटी सेम, तो वॉल्यूम के पोर्शनल है, और न्यूक्लियाई का शेप हम लोग स्फेरिकल मानते हैं, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r³ यानी r³, तो मास r³, तो मास के बदले आप r³ लिख सकते हो, तो रेशियो लोगे तो इतना, तो r1/r2 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट यानी 2, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट, तो इसका आउटपुट हमें निकालना है। तो ठीक है, तो आप इसका ट्रुथ टेबल बनाओ। भले बहुत लोग को जॉर गेट के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि नॉर एंड और नैंड का ट्रुथ टेबल आपको पता है, तो अगर उन तीनों के बराबर नहीं आएगा तब जॉर हो जाएगा, और उन तीनों के बराबर आ गया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बेसिकली आपको जॉर के बारे में नहीं पता है तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो ए बी वाई, आउटपुट वाई है ना, ए और बी अगर दोनों जीरो है तो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो ये जीरो यहाँ गया, ये जीरो यहाँ गया, वैसे ये जीरो, तो हर जगह जीरो 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 एंड में जाएगा जीरो निकलेगा, जीरो जीरो और में जाएगा जीरो निकलेगा, जीरो नॉट में घुसेगा तो वन जीरो, वन और जीरो एंड में जाएगा तो बाहर निकलेगा आपका जीरो। ठीक है, अब अगर ए जीरो है बी वन है, तो बी को वन कर दो, बी को वन कर दो। ठीक है, तो अगर हम लोग बी को वन करेंगे तो यहाँ वन, यहाँ वन, वन और जीरो एंड में जाएगा तो वन, सॉरी जीरो, वन और जीरो नॉर एट सॉरी और में जाएगा तो वन, जीरो का नॉट वन, वन और वन का आउटपुट वन। ठीक है, वन जीरो का देखते हैं, तो वन और जीरो का देख रहा मैं, ये वन जीरो, ये वन है तो यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, ये जीरो है तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, वन और जीरो एंड में जाएगा तो जीरो, वन और जीरो और में जाएगा तो वन, जीरो का उल्टा मतलब नॉट वन, वन और वन का आउटपुट एंड का वन, तो ये वन आया, और लास्टली वन कॉमा वन का देखते हैं,
तो अगर इसको मैं वन रखूँ तो चारों वन है, वन और वन एंड में जाएगा तो वन निकलेगा, वन और वन और में जाएगा तो वन निकलेगा, वन का नॉट ज़ीरो, ज़ीरो और वन एंड में जाएगा तो ज़ीरो निकलेगा। ठीक है ना। अब पक्की बात है नॉर तो नहीं है ये, है ना। पक्की बात है एंड भी नहीं है, पक्की बात है नैंड भी नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से ज़ोर ही होना चाहिए। और बाय द वे एक्चुअल में ज़ोर का होता है, तो ज़ोर के लिए क्या होता है, अगर दोनों इनपुट सेम है तब आउटपुट जीरो आता है, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट जीरो होता है। और दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है तब आउटपुट वन आता है ना। मतलब ये आउटपुट फॉल्स देगा अगर दोनों सिमिलर हो, सिमिलर मतलब या तो दोनों फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो तो फॉल्स देगा, दोनों में से एग्जैक्टली एक ट्रू एक फॉल्स है तब ये ट्रू देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में अ सोप बबल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड इनसाइड another soap bubble of radius 12, the radius of an equivalent soap bubble which has the same excess pressure as inside the smaller bubble। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो बबल है, एक छोटा एक बड़ा, इसका रेडियस 6 है, इसका रेडियस 12 है। ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर अगर P1 है तो आपको P1 की वैल्यू, यहाँ का P नॉट है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस 4S/R। ठीक है। और यहाँ का हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर प्लस 4S/R, तो यहाँ का प्रेशर है इतना, तो पी नॉट प्लस 4S/R। ये तो आउटसाइड था बबल, और इनसाइड में जाने के लिए 4S, दोनों बबल सेम मटेरियल से बना हो तो इसके लिए जो एस यूज़ करेंगे, इसके लिए वही एस डिवाइड बाई इसका आर। इसका आर कितना है 6। तो दो बार आप एक्सेस प्रेशर लगा रहे हो, एक बार यहाँ से यहाँ के बीच में और एक बार यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है ना। तो ये जो P1 की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। ओके, अब आपको क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ एन इक्विवेलेंट सोप बबल विच हैज़ द सेम एक्सेस प्रेशर एज इनसाइड। ठीक है। तो एक एक ही बबल लेना है जिसका रेडियस आर क्या होना चाहिए ताकि इसके अंदर भी सेम प्रेशर रहे। अब बाहर तो पी नॉट होगा, तो ये P1 आपको पता है पी नॉट प्लस 4S/R होना चाहिए। ठीक है। तो ये पी नॉट प्लस 4S/R, दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ इसके अंदर जो है इसके अंदर ही वही, तो आप देखोगे तो पी नॉट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4S भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/R। तो आर की वैल्यू 12×72, 12+6 18, यानी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन, ये मतलब ऑप्शन नहीं है यहाँ पे 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में इसको वापस से ये कर लेते हैं। अ जीनर डायोड हैविंग जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट एंड पावर डिसिपेशन रेटिंग 0.5 वाट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंज्ड विथ मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड एज शोन। ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम इसके अक्रॉस, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल, ओके, इस डिवाइडर अरेंज्ड विथ मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड एज शोन, द वैल्यू ऑफ द प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस आर पी इज। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे तो ओके, ये बताया नहीं गया है। ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये मान लूँगा, मानना पड़ेगा अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये ले लेते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर है। ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना। अब जो 20 वोल्ट में 8 वोल्ट तो यहाँ यूज़ हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है। तो 20 का 8 यहाँ जीनर के अक्रॉस इतना, और यहाँ 12। ठीक है। ओके, अब आपसे बोला गया वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। पावर रेटिंग यूज़ करते हैं, तो पावर जो होता है जीनर डायोड के लिए, पावर क्या होता है V/I। ठीक है। तो पावर की वैल्यू 0.5 है और जीनर डायोड का वोल्टेज है 8, तो करंट कितना फ्लो रहा होगा 0.5/8, यानी 1/16 एम्पियर। ठीक है। अब यही करंट इसमें ही फ्लो हो रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो जितना जीनर डायोड में करंट फ्लो हो रहा होगा उतना इसमें भी हो जाएगा, तो I/R 12 के बराबर। तो इसमें आप ओम्स लॉ यूज़ करो, V=IR, तो RP की वैल्यू हो जाएगी 16 दूनी 32, 192। ठीक है। तो 192 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में अ पेंडुलम बॉब हैज़ a speed √30 at its lowest position. The pendulum is 50 centimeter long. The speed of bob when the length makes an angle 60 degree with the vertical। ठीक है। तो 60 डिग्री जाने के बाद यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे स्पीड आपको दे दिया है। ठीक है। तो आपको पता है मैकेनिकल जी कंजर्व रहता है यहाँ पे, तो V² = U² माइनस 2G, H हो गया, H इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस, जो कि हो जाएगा R माइनस R cos थीटा। ये R cos थीटा मतलब R/2, तो H क्या हो जाएगा R/2, क्योंकि ये टोटल
भी आर है ना, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू r/2, तो r/2 पुट करेंगे तो ये g इंटू आर, ठीक है ना। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि रस्सी का जितना लंबाई होगा उतना ही बड़े सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है √30, उसका स्क्वायर करेंगे तो 30 माइनस जी इंटू रेडियस 0.5, तो ये हो जाएगा 25। तो वी स्क्वायर 25 है, तो वी की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। 24 में मासलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड ए हैज़ 3 पार्टिकल्स, ओके। तो वर्टिसेस पे बस मासेस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस लाइन, तो इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। ओके, इज इतना ठीक है। तो अब सबका परपेंडिकुलर देखें तो ये ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका a/2 हो जाएगा, ये a/2, इसका डिस्टेंस तो 0 है, इस वाले पार्टिकल का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है, और इस वाले पार्टिकल का डिस्टेंस a है, ठीक है। तो सब पार्टिकल के बगल में उसका डिस्टेंस की वैल्यू लिखती है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी एक्सिस के बाद हर मास का, इंडिविजुअल मासेस का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू a/2 का स्क्वायर। यहाँ पे कोई रॉड का नहीं निकालना, क्योंकि रॉड तो मासलेस है, ये पोर्शन ये पोर्शन ये बस 3 पॉइंट मासेस है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट का मास m इंटू a/2 स्क्वायर, यानी a/4, प्लस इस वाले मास का 0 हो जाएगा, m इंटू 0 स्क्वायर, और लास्ट वाले का m इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, इससे परपेंडिकुलर a, तो 1+1/4 5/4 m a स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब 5/4 m a स्क्वायर इज इक्वल टू n/4 m a स्क्वायर, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 5। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 10 sin 2 pi t plus 5/4 एंड इतना एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड का एम्पलीट्यूड निकालते। अब सेकेंड का एम्पलीट्यूड ये नहीं है, ठीक है ना, आपको लग रहा होगा ये है, नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू 5√2 इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब 1 sin थीटा प्लस 1 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, a sin थीटा प्लस a cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का a√a² प्लस b स्क्वायर। तो sin टू थीटा के सामने क्या है, 1 है, इसके सामने 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड हो गया 10, और फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड तो उसी फॉर्म में देख लो, 10 sin दिस, अब साइन ऑफ समथिंग है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड 1 ही है, तो फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड है इतना, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड 10 है, सेकंड वाले का भी 10 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड का 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो जो भी चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में पूछना, कहीं कोई मैंने गलती कर दी है तो वो मुझे कमेंट में बताना, ताकि बाकी लोग का फ़ायदा हो, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट अपलोड करूँ, देखते हैं टाइम के हिसाब से करेंगे, मिलेगा टाइम तो, नहीं मिलेगा तो ऐसे 3-4 तो कम से कम और आएंगे ही एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।